गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे स्थायी खेती। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे झूम खेती, जो किसी ज़मीन पर कुछ दिन खेती करने के बाद जो वो अनउपजाऊ हो जाते थे, तो उस जगह से हम लोग हट के, यानी आदिवासी लोग हट के क्या करते थे, किसी दूसरे ज़मीन पर खेती करना, यानी अनउपजाऊ ज़मीन से हट के किसी दूसरी जगह पर खेती करना, वो झूम खेती कहलाता था। तो यहाँ पर उसका विपरीत है स्थायी खेती, जो एक ही जगह पे रह के उस पर बार बार खेती करना है, वो स्थायी खेती कहलाता है। तो देखो, सबसे पहले स्थायी खेती देखते हैं। बहुत से आदिवासी समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहने के स्थान पर 19वीं शताब्दी से पूर्व क्या किया, एक ही स्थान पर बसना शुरू कर दिया तथा वहाँ पर वो लोग खेती करना स्टार्ट कर दिया, जिसे हम लोग स्थायी खेती कहते हैं। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी से पूर्व आदिवासी लोग क्या, इधर उधर घूमने से अच्छा वो लोग एक ही जगह स्थायी रहना पसंद किया तथा उसी जगह पर रह के वो लोग खेती करना जो प्रारंभ किया, जिससे हम लोग स्थायी खेती कहते हैं। ठीक है, ये लोग हल का भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो आज भी हम लोग गांव तरफ जाते हैं तो देखते हैं हल का प्रयोग करते हैं। आज भी गांव के किसान लोग हल का प्रयोग करते हैं, जबकि आज साइंटिफिक युग में क्या हुआ, मशीनरी खेती होने लगा, यानी ट्रैक्टर से हल चलाते हैं, परंतु पहले बैलों के द्वारा हल चलाया जाता था। और आज भी हम लोग गांव तरफ देखते हैं कि बैलों के द्वारा ही हल चलाया जाता है। छोटे छोटे जोत होने के कारण, छोटे छोटे खेत होने के कारण वहाँ पर ट्रैक्टर नहीं ले जा सकता है, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ उचड़ और पानी भी रहता है, वैसी जगह पर भी हम लोग ट्रैक्टर को ले नहीं जा सकते हैं। उसके लिए ट्रैक्टर के खेती के लिए क्या, प्लेन और सपाट ज़मीन होनी चाहिए। ठीक है, परंतु कुछ कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ट्रैक्टर ले जाना संभव नहीं होता है, तो वहाँ पर आज भी हम लोग बैल और जानवरों के द्वारा चलाए जाने हल का ही प्रयोग करते हैं। एक स्थान पर रहकर खेती करने का लाभ यह हुआ कि धीरे धीरे, तो हम सब जानते हैं कि एक स्थान पर जो रह के खेती करने का सबसे बड़ी फायदा हुआ कि वह ज़मीन के मालिक बन गए। जिस ज़मीन पर कोई बहुत सालों तक तो खेती करने लगा, धीरे धीरे उस ज़मीन का वो व्यक्ति मालिक बन जाता था, उसके मालिकाने अधिकार मिल जाते थे। जिस तरह से वो रहते थे उसी तरह से वो खेती भी करते थे। तो जहाँ पर वो रहते थे और जहाँ पर वो खेती करते थे, वो सभी ज़मीन अपने नाम पर हो जाता। कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर भूमि पर अधिकार एक व्यक्ति का नहीं वरन एक जन का होता था, जैसे छोटनागपुर की मुंडा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, जहाँ पर भूमि का अधिकार क्या रहता था, एक व्यक्ति पर नहीं होता था, एक जन पर हो जाता था, एक विशेष क्षेत्र पर हो जाता था। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ छोटनागपुर के मुंडा में देखो, आज हम लोग छोटनागपुर को दो भागों में बांटा हुआ देखते हैं। कौन कौन, एक उत्तरी छोटानागपुर, दूसरा है दक्षिणी छोटानागपुर। तो यहाँ जो छोटानागपुर क्षेत्र में जो मुंडा का शासन व्यवस्था था, ठीक है, वो पूरा का पूरा छोटानागपुर क्षेत्र में था। तो इसको हम लोग एक जन बोलते थे, एक जनपद बोलते हैं। ठीक है, जिसमें मुंडा के द्वारा शासन होता था। तो इस प्रकार वो एक व्यक्ति के का नहीं बल्कि एक वरन एक जन का होता था, एक जनपद का होता था। अब देखो पशुपालन। कुछ आदिवासी समूह पशुपालन और शिकार पर निर्भर करते थे। तो बहुत सारे आदिवासियों में कुछ कुछ ऐसे भी आदिवासी थे जिसका जीवन यापन और जो अपना रोजी रोटी चलता था वो पशुपालन और शिकार पर ही चलता था, यानी वो उसी पर वो निर्भर करते थे। वे मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को साथ ले जाते थे। तो जैसे जैसे मौसम परिवर्तन होता था, वे आदिवासी लोग क्या करते थे, अपने साथ जितने भी पशुओं को लोग पालते हैं उन सबको एक स्थान से दूसरे स्थान वो लोग चले जाते थे और पशुओं को भी साथ में ले जाते थे। जैसे ही एक क्षेत्र का भोजन, जिस क्षेत्र में वो जाते थे उस क्षेत्र का भोजन और चारा समाप्त हो जाता था, तो वो दूसरे क्षेत्र के लिए क्या करते थे, प्रस्थान कर जाते थे। पंजाब के पहाड़ों, तो उसके ऐसे दो क्षेत्र है जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर मुख्य रूप से दिया हुआ है। देखो, पंजाब के पहाड़ों के वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लवादी पशुपालक समुदाय थे जो इस प्रकार से
करते थे। और ऐसे बहुत क्षेत्र थे, मगर ये प्रमुख क्षेत्र थे जहाँ पर ऐसा होता था। अधिकांश आदिवासी घुमंतु थे। तो उस समय अधिकांश आदिवासी क्या थे, जो घुमंतु थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे, जैसे अपना भोजन के लिए। ठीक है। अब देखो औपनिवेशिक शासन का जनजातियों पर प्रभाव। औपनिवेशिक शासन के द्वारा जनजातियों पर क्या प्रभाव पड़ा, उसी के बारे में हम लोग यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो, भूमि से बेदखल करना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, जब हमारे देश में औपनिवेशिक शासन प्रारंभ हुआ तो आदिवासियों के नाम पे जो जमीन होता था वो धीरे धीरे क्या हुआ, बेदखल होने लगे। क्या, यहाँ पर जैसे जैसे शासन करने लगे तो आदिवासियों की तरह जो भी खेती की जाती थी, देखो नील, जूट, कॉफ़ी, ठीक है, ये जो खेती होने लगी, ये खेती उन लोगों से छीन लिया गया। जब उन लोगों से ज़मीन ही छीन लिया गया तो ऑटोमेटिक है कि उन लोगों का जो खेती होता था कि नील, जूट, कॉफ़ी, ये सब भी छीन लिया करते थे। ठीक है। और विस्तृत जो अधिकार होते थे, और ख़ासकर अंग्रेज़ों का ये जो औपनिवेशिक कला थी, शासन थी, वो क्या करते थे, जिस क्षेत्र में ज़्यादा इस सब चीज़ का खेती होते थे वैसे क्षेत्र की ज़मीन को पहले वो लोग हड़प लिया, ठीक है, छीन लिया, जिससे आदिवासी लोग क्या कर मतलब बेरोजगार हो गए। तथा कुछ कुछ ऐसे भी आदिवासी थे जिसको मजदूर बना के अंग्रेज़ों लोग अपने ही फैक्ट्री में, अपने ही खेत में उन लोगों को खेती करवाते थे। और इस प्रकार से आदिवासियों का भरपूर मात्रा में शोषण करते थे। और ये आदिवासियों के द्वारा खेती के लिए जो भी जमीन अपने अधिकार में था वो सभी छीन लेते थे और छीन कर उसे बेदखल कर देते थे। ठीक है। और उन्हीं लोगों के खेत तथा उन्हीं लोगों के कल कारखानों में इन लोगों को मजदूर बना के एक मजदूर के रूप में रखते थे। तो इस प्रकार से भूमि से बेदखल कर देते थे। अब देखो दूसरा, तो खेती के लिए बाध्य करना। तो इस प्रकार से देखो, यहाँ पर मेरा पॉइंट कटा हुआ है, पॉइंट नंबर 2। तो तुम लोग देखो किसके लिए बाध्य करना है। तो औपनिवेशिक शासक घुमक्कड़ जनजातियों को पसंद नहीं करते थे। ठीक है। तो जैसे स्थायी खेती के लिए बाध्य करना, तो हम इससे पहले कुछ देर पहले पढ़ चुके कि आदिवासी लोग ज़्यादातर घुमक्कड़ होते थे, यानी घुमंतु होते थे। परंतु अंग्रेज लोग चाहते थे कि वो घूमे नहीं, एक ही जगह पर रह के स्थायी खेती करे, जिससे उन लोगों का बेनिफिट हो सके, उन लोगों को अपने अनुसार वो लोग शोषण कर सके, जिसे अपने अंडर में रखने के लिए उससे आसानी से मतलब उसका उपयोग कर सके। ठीक है। और अंग्रेज़ों के अंडर में आसानी के साथ रह सके, ये वो लोग चाहते थे। ठीक है। इसीलिए वो लोग स्थायी खेती के लिए बाध्य करना चाहते थे। जब आदमी स्थायी रहेगा तभी उन लोगों को स्थायी खेती के लिए, तो उसका कारण यही था। जब आदिवासी को घूमना फिरना यानी स्थायी रहने के लिए मजबूर कर देते थे, जिससे उन लोग को अपने अंडर वो लोग रख सके और अपनी इच्छा अनुसार उससे काम करवा सके। ठीक है। तो देखो, कबीलाई समूह के स्थायी बसाए जाए। इसके कारण यह था कि वो एक स्थान पर बसकर रहने वालों पर नियंत्रण करना या उस पर शासन करना आसान हो जाता था, क्योंकि जब इधर उधर लोग घूमते रहते थे वो लोग अपने कंट्रोल से, यानी अंग्रेज़ों के कंट्रोल से वो लोग बाहर हो जाते थे। इससे उन्हें राज्य के लिए निश्चित और निरंतर भू राजस्व प्राप्ति भी हो जाती थी। इसीलिए वो लोग चाहते थे कि ये लोग स्थायी रूप से खेती करें, घुमंतु वाला खेती यानी झूम खेती पर वो लोग पसंद नहीं। इसीलिए उन्हें भूमि बंदोबस्त करना प्रारंभ किया। इसीलिए किसने, अंग्रेजों ने भूमि बंदोबस्त करना प्रारंभ किया। उन्होंने भूमि को पैमाइश कराई और उस भूमि को व्यक्ति का अधिकार निर्धारित किया गया और कुछ भूमि बंदोबस्त किए गए। उसमें आदिवासियों को, कुछ व्यक्तियों को उसके नाम पे ज़मीन कर दिया गया तथा उस ज़मीन के मालिक बना दिया गया। ठीक है। और कुछ को किराएदार भी बनाया गया। देखो, कुछ को भूस्वामी बनाया, घोषित किया गया था, कुछ को किराएदार, जिसके सहायता से अंग्रेजों को अपना भू राजस्व यानी अपना राजस्व प्राप्त होते थे। ठीक है। अपना राजस्व प्रदान करते थे। तो यही उन लोगों का मुख्य उद्देश्य था कि वो लोग घूमे नहीं, एक ही जगह स्थायी खेती करें, जिससे वो अपना शासन आसानी से कंट्रोल कर सकता है और उसी की सहायता से वो लोग क्या करें, अपना राजस्व भी प्राप्त कर सकते थे। यही उन लोगों का मकसद था। ये देखो दूसरा पॉइंट।
तीसरा पॉइंट देखो, जंगलों के नियम कानून में परिवर्तन। तो अंग्रेजों के द्वारा जंगलों के नियम कानून में भी कुछ परिवर्तन किए गए। कुछ ऐसे परिवर्तन किए गए कि अंग्रेज ने जंगलों के कानून में कुछ मौलिक परिवर्तन किए गए जिन्हें आदिवासियों के जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा। तो कानून ये बनाया गया कि कोई भी आदिवासी वह जंगल में नहीं जा सकते थे, वहाँ से फल फूल कंद मधु कोई भी लकड़ी ये सब प्राप्त नहीं कर सकते थे। और उस कोई भी जंगल होता था, जो भी जंगल होता था, उस जंगल को लोग आरक्षित यानी सरकार के अंडर में रख दिया करते थे। उसको हम लोग आरक्षित वन कहते हैं, जो किसी गवर्नमेंट के संरक्षण में रहे। ठीक है, और गवर्नमेंट उसका जो भी आवश्यक सामग्री हो गवर्नमेंट उससे क्या करते थे, प्राप्त करते थे। जबकि आदिवासियों का जो मुख्य स्रोत था वो जंगलों से था, जो उन लोग बेकारी हो गए। ठीक है, यानी बेरोजगार हो गए, अपना रोजी रोटी जीवन यापन के लिए उसे सोचना पड़ा। क्योंकि आदिवासी लोग कंद मूल फल फूल लकड़ी या वहाँ से जड़ी बूटी ये सब जंगलों से प्राप्त करते थे और उसी की सहायता से उससे अपने आवश्यकता अनुसार प्रयोग करते थे तथा अधिक होने से उसे बेच देते थे और अपने जीवन यापन करते थे, यानी उसमें आर्थिक लाभ भी होती थी। लेकिन अंग्रेज उसके लिए उस पर रोक लगा दी और उस प्रकार जो कुछ जंगल थे वो जो आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। आरक्षित वन मतलब किसी गवर्नमेंट के अंदर यानी सरकार के नियंत्रण में। देखो, उन्हें जंगलों के क्षेत्र में राज्य का नियंत्रण स्थापित किया तथा जंगलों को राज्य के संपत्ति घोषित कर दिया गया। तो वो राज्य का संपत्ति घोषित कर दिया गया, कोई भी व्यक्ति उस पर उसका उपयोग नहीं कर सकता है, जिससे हम लोग आरक्षित वन कहते हैं। यानी जो वन सरकार के अंडर में रहती है और उसका संसाधन का सिर्फ और सिर्फ सरकार ही प्रयोग करती है, उसे हम लोग आरक्षित वन कहते हैं। ठीक है, कोई भी आम जनता उस वन का प्रयोग नहीं कर सकता है या वन से प्राप्त सामग्री का भी प्रयोग संसाधन का भी प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो देखो सरकार अपने अनुरूप लकड़ी प्राप्त करती थी और अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करती थी। यानी उस समय अंग्रेज सरकार थी, औपनिवेशिक सरकार। इन जंगलों के आदिवासी को स्वतंत्रता से विचरण करने फल संग्रहण करने झूम खेती करने तथा पशु के अधिकार की अनुमति यानी पशु के शिकार कर भी अनुमति नहीं थी। इसके परिणाम से बहुत से आदिवासी काम और आजीविका की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बाध्य है। तो इस प्रकार जब वहाँ से उसका रोजगार छीना गया तो आदिवासी अपने स्थान परिवर्तन करने के लिए बाध्य हो गए। अब देखो नंबर 4, व्यापारियों और साहूकारों द्वारा शोषण। तो आदिवासी को व्यापारी और साहूकार तक नहीं छोड़ा, सोचो इन लोग भी शोषण करने लगे। भूमिहीन आदिवासी बहुधा महाजन से ब्याज ऊंची दर से पर ऋण लेने के लिए बाध्य हो जाते थे। तो जो भी आदिवासी का जमीन था जब अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया गया छीन लिया गया तो उस समय क्या करते थे आदिवासी लोग महाजनों से ब्याज में धन संपत्ति लेते थे और वो भी ऊंची ऋण पर, हाई रेट पर, हाई इंटरेस्ट पर। ठीक है, यानी ऊंची ब्याज पर वो ऋण लेते थे और उसके लिए उसे मजबूरन लेना पड़ता था। अपना आजीविका के लिए अपने जीविका के लिए क्या करते थे, वो बहुत ही हाई इंटरेस्ट से उससे क्या करते थे, धन लेते थे। और चालाक बेईमान महाजन क्या करते थे, इसका शोषण करते थे। तो इस प्रकार जो चालाक महाजन थे वो आदिवासियों को शोषण करते थे। इस प्रकार इन आदिवासियों को व्यापारी महाजन और ब्रिटिश शासन तीनों ही शिकायतें थी। तो इस प्रकार जो आदिवासी लोग को ये व्यापारी महाजन और ब्रिटिश शासक तीनों पर शिकायतें थी और वो तीनों को बहुत ही ज़्यादा गुस्साते थे और इन्हीं लोगों के खिलाफ उन लोगों ने क्या किया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। देखो ये तीनों को ही वो दिक्कू यानी बाहरी व्यक्ति मानते थे। तो ये जो एक दिक्कू वर्ड है, दिक्कू एक आदिवासी शब्द है जिसका मतलब होता है बाहरी व्यक्ति। यानी आदिवासी लोग व्यापारी महाजन और अंग्रेज लोगों को क्या बाहरी तीनों ही बाहरी मानते थे, यानी तीनों को बाहरी मानते थे। आदिवासी लोग व्यापारी महाजन और ब्रिटिश शासक को तीनों को बाहरी मानते थे, यानी दिक्कू मानते। दिक्कू एक आदिवासी शब्द है
जिसका अर्थ होता है बाहरी व्यक्ति। तो इन तीनों के खिलाफ आदिवासियों ने बहुत सारे युद्ध छेड़ दिए, जो नीचे दिया हुआ है उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले देख लेते हैं हम लोग सांस्कृतिक परिवर्तन। तो आदिवासियों का देखो, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत इन आदिवासियों के जीवन के पारंपरिक जीवन शैली समाप्त होने लगी। तो जैसे जैसे औपनिवेशिक शासन क्या बढ़ते गया, तब आदिवासियों का जो जीवन शैली, रहन सहन, संस्कृति, वो क्या हुआ, वो भी समाप्त होने लगा और उन लोगों को अंग्रेजों की संस्कृति अपनाने के लिए बाध्य कर दिया। उनकी आजीविका खतरे में पड़ गई और आदिवासी लोगों का जो आजीविका था वो खतरे में पड़ गया। उनके जनजातीय धर्म खतरा मंडराने लगा। उन लोगों का जो अपना धर्म था वो भी मंडराने लगा, क्योंकि ईसाई मिशनरी इनकी धार्मिक मान्यताओं पर हस्तक्षेप करते थे। जितने भी ईसाई मिशनरी आए थे उस दौरान 19वीं और 20वीं सदी में, तो उस दौरान ईसाई मिशनरी जो भारत आए थे वो जनजातियों की जो धार्मिक मान्यता उस पर हस्तक्षेप करते थे। 19वीं और 20वीं शताब्दी में देश के विभिन्न भागों में आदिवासी दलों ने सदियों से चली आ रही अपने नियम परिवर्तन, धार्मिक रीति रिवाज, प्रतिबंध, अंग्रेजों के द्वारा लगाए जाने वाले व्यापारी और महाजन शोषण के विरुद्ध विद्रोह किए। तो इस प्रकार जब अपना संस्कृति, अपना धर्म, अपने आस्था पर चोट पहुंचने लगे आदिवासियों को, तब उन्होंने इन महाजन, व्यापारी और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ना प्रारंभ कर दिया, जो नीचे कुछ आदिवासी विद्रोह दिया हुआ है। अब देखो कबीलों के सरदार। तो उस समय जो कबीलों के सरदार थे, आदिवासियों के जो मुख्य सरदार व्यक्ति थे, जब कबीले में कुछ लोग शक्ति प्राप्त करके अधिकार ताकतवर हो जाते तो ये कबीलों के सरदार बन जाते तथा अन्य लोग उनके अनुयायी। अंग्रेज के आगमन के बाद कबीलों के सरदार का शक्तियां पर भी बुरा असर पड़ा। ठीक है, तो उन कबीलों का जो भी सरदार था उसका भी असर पड़ने लगा। उसको भी वो लोग, उस सरदार को भी वो लोग उससे बाध्य कर देते थे टैक्स देने के लिए, कर वसूलने के लिए। उनकी अधिकांश प्रशासनिक शक्तियां समाप्त हो, उसका जो भी एक प्रशासनिक उस समय का शासन व्यवस्था का सरदार का था वो भी समाप्त हो गए। उन्हें औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा बनाए गए कानून को मानने के लिए बाध्य कर देते, मानना नहीं तो उस पर उसको मार देते। तो उन्हें अंग्रेजों को कर, उपहार आदि भी देने पड़ गए थे। तो इस प्रकार से देखते थे कि कबीलों का जो सरदार था उस पर जो शासन व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था, उसको भी अंग्रेजों ने छीन लिया, उसे मनाने के लिए बाध्य कर दिया और उससे कर और उपहार लेने लगे। कौन लोग? अंग्रेज लोग। औपनिवेशिक लोग क्या करते थे, उन लोगों पर कर, उपहार सब लेते थे। मजबूरन में इन लोगों को, सरदार लोगों को क्या, वो सभी कर, उपहार आदि देने पड़ते थे। तो यहाँ पर देखो कुछ प्रमुख आदिवासी विद्रोह है। ठीक है, ये आदिवासी विद्रोह वैसे विद्रोह हैं जो औपनिवेशिक और व्यापारी और महाजन लोग आदिवासियों पर जो शोषण करते थे, तब गुस्से में आकर सभी आदिवासी यूनिट होकर अंग्रेजों के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ, महाजनों के खिलाफ जो विद्रोह किए थे, उनमें से कुछ प्रमुख विद्रोह है। उस विद्रोह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रमुख आदिवासी विद्रोह में हम लोग देखें कि बहुत सारे जो आदिवासी लोग यूनिटी बना के, अपना यूनिट होके अंग्रेजों के खिलाफ और महाजनों के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ जो लड़े थे, उसमें से प्रमुख विद्रोह है देखो पहाड़िया विद्रोह, रंपा विद्रोह, खासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, ऐसे बहुत सारे आदिवासी विद्रोह थे। ठीक है, खड़िया विद्रोह, बिरहर विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ऐसे बहुत सारे विद्रोह हैं। तो इसमें कुछ प्रमुख विद्रोह का ही यहाँ पर चर्चा है, जो इस विद्रोह के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रमुख आदिवासी विद्रोह। ठीक है।